Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज हम जो है चैप्टर नंबर 15 को कंटिन्यू करने के लिए आ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया। दोस्तों मैं बता दूं, अभी हमने इस बुक से कोई टॉपिक नहीं पढ़ा। रीजन है क्योंकि इस बुक में कुछ चीजें नहीं गिवन थी, वो मैंने आपको अलग से करा दी। ठीक है, आज से हम इस बुक को स्टार्ट करने के लिए आ रहे हैं और आज का टॉपिक हमारा है कि मैं आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट बता दूंगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कौन कौन से खाते हैं, जैसे आपका कैपिटल अकाउंट होता है और आपका करेंट अकाउंट होता है, ये कैसे बनाए जाते हैं और उनका क्या मतलब होता है। ये सारी की सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे और विश्वास मानो तो मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के रिगार्डिंग कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से समझते हुए पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं अपने नोट्स में से पढ़ाऊंगा अभी। ठीक है, और ये सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसका नाम है इकोनॉमिक्स सीधी। वैसे लिंक मैंने दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल को ज्वाइन करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पे नोट्स को आप अवेल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है दोस्तों? मुझे लगता है कि क्लास 12th में या कहीं ना कहीं आपने ये चीजें पढ़ी जरूर होंगी, बट मैं ये मान के चलाऊंगा कि आपने ये चीजें नहीं पढ़ी, इस तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? देखो एक चीज मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं बोलना चाह रहा हूं। बात ये है कि जैसे एक बात बोलते हैं, जैसे ये इंडिया है। ठीक है, इंडिया ने क्या किया, अब इंडिया आप जानते हो इंडिया ने सन 1991 के अंदर अपने बंद दरवाजे खोल दिए थे, यानी एलपीजी पॉलिसी को लेकर आया था। जी फॉर जो ग्लोबलाइजेशन था, इसमें क्या बोला गया था कि आप अपनी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करो। आप अपनी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करो। तो इंडिया ने अलग अलग जो वर्ल्ड की रेस्ट ऑफ द कंट्री से 195 है, तो जो 194 कंट्रीज बची वो सारी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। लेट सपोज कि यहाँ पर चाइना हो गया, ठीक है, लेट सपोज कि यहाँ पर यूएसए हो गया, लेट सपोज यहाँ पर फ्रांस हो गया। इंडिया ने क्या किया, फ्रांस से जो सुखोई विमान है, वैसे सुखोई विमान तो उन्होंने रशिया से लिया था, फ्रांस से उन्होंने मुझे नाम नहीं याद आ रहा कौन सा वाला विमान था जो उन्होंने लिया था, फ्रांस से लिया। तो ये इंडिया के लिए क्या कहलाएगा, इंपोर्ट। इंडिया ने क्या किया, अपना हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट यूएसए में बेचा, तो ये इंडिया के लिए क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट कहलाएगा। और उन्होंने चाइना वालों को भी कुछ माल बेचा, इस ये भी क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट कहलाएगा। अब एक बात बताओ, इंडिया और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डीलिंग हो रही नहीं हो रही है? यस सर, बिल्कुल हो रही है। क्या मैं इंडिया को टेक्निकल भाषा में होम कंट्री बोल सकता हूँ? इसीलिए मैंने आपको इतनी सारी क्लासेस इस चैप्टर की पहले दी थी जिससे आपका बेस बन जाए। ठीक है, होम कंट्री। और क्या मैं इन सभी कंट्री को आर और डब्ल्यू बोल सकता हूँ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड? तो होम कंट्री क्या कर रही है, व्यापार कर रही है किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। क्या कर रही है, व्यापार कर रही है। और जो ये व्यापार कर रही है उसका पूरा एक लेखा जोखा रखा जाता है, जो साल में एक बार प्रिपेयर किया जाता है। मतलब पूरे साल का एक बार लेखा जोखा रखा जाता है कि इस पर्टिकुलरली अकाउंटिंग ईयर के अंदर, देखो इसमें अकाउंटिंग ईयर चलता है जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। इसमें कैलेंडर ईयर नहीं चलता, अकाउंटिंग ईयर चलता है। तो इस एक साल के अंदर इंडिया ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कितना माल इंपोर्ट किया, इंपोर्ट को एम बोलते हैं, और कितना माल एक्सपोर्ट किया, इसका लेखा जोखा जो रखा जाता है, इसी खाते को हम अपने पास नाम देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। बोलो आपको बीओपी की डेफिनेशन समझ, अभी डेफिनेशन नहीं, स्ट्रक्चर समझ आया कि बीओपी क्या होता है। अगर अब आपसे कोई पूछे कि बीओपी क्या होता है, आप क्या बोलोगे? बीओपी एक साल के अंदर एक कंट्री ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया, इसका पूरा एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है, वो सालाना बेस पर बनाया जाता है और इस रिकॉर्ड को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बोलो क्लियर हुआ? चलो अब इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, क्या मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा बीओपी है यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है सर? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसमें सबसे पहली चीज क्या की जाती है, इसमें सबसे पहली चीज रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। और किस तरीके से किया जाता है, सिस्टमेटिक तरीके से। किस तरीके से किया जाता है, सिस्टमेटिक वे के अंदर चीजों को क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। और वो चीजें क्या होती हैं सर? ये जो चीजें होती हैं ये आपके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती हैं। ये कौन सी ट्रांजैक्शन होती है आपकी सर? ये आपकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं। और ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है इनको कहा जाता है जो पैसे कमाने के लिए की जाती हैं। तो सिस्टमेटिक वे रखा जाता है रिकॉर्ड का, और वो रिकॉर्ड किस चीज में होना चाहिए, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर होना चाहिए। और उस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर आपकी क्या क्या चीजें आएंगी, उस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर आपके एक्सपोर्ट आएंगे, उस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर आपका एक्सपोर्ट आएगा, और उस ट्रांजैक्शन का आपका इंपोर्ट आएगा। और किसका आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का आएगा। किसका आएगा, गुड्स एंड सर्विसेज का आएगा। इसका मतलब सर बीओपी जो है वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखती है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड होना चाहिए, आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड होना चाहिए। और ये वन कंट्री, ये आपका जो है वन कंट्री टू अनदर कंट्री होना चाहिए, वन कंट्री। दोस्तों 1 मिनट का मैं ब्रेक लेना चाहूंगा, प्लीज प्लीज 1 मिनट का ब्रेक प्लीज।
कर देगा पेमेंट। हाँ तो मुझे बता दो फोन करके, ठीक है। दोस्तों आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली बीच में कुछ अर्जेंट कॉल आ गई थी, इसके लिए मुझे वीडियो को थोड़ा होल्ड पे डालना पड़ा। आई एम रियली सॉरी दोस्तों, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, कुछ ऐसी कॉल्स होती है जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलो मेरी बात को सुनो। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने क्या पढ़ा? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इंडिया और बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होती है उनके साथ क्या किया जाता है? एक व्यापार किया जाता है, और उस व्यापार का जो पूरा लेखा जोखा रखा जाता है, उस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होता है? सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है, और वो चीजें किसमें होनी चाहिए? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, यानी अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहे हो जो कि बार्टर सिस्टम में आती है, वो इसमें रिकॉर्ड नहीं की जाती है। और इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिकॉर्ड किया जाता है, वो कि इसका गुड्स एंड सर्विसेज, यानी दोनों चीजों को इंक्लूड किया जाता है। क्या मैं गुड्स एंड सर्विसेज को टेंजिबल और इंटेंजिबल बोल सकता हूं? टेंजिबल और इनटेंजिबल, ये सर बिल्कुल आप बोल सकते हो, ठीक है। तो टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों का इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है, और इसमें एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या होनी चाहिए? आपकी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, उसको रिकॉर्ड करते हैं, और उसी को हम अपने पास बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये बताओ, क्या मैं इन चीजों से, इन कीवर्ड से इसके डेफिनेशन बना सकता हूं? दोस्तों बिल्कुल बना सकता हूं। यही चीजें तो मुझे आपको सिखानी है, क्योंकि आप जब चीजों को रटना छोड़ के खुद की डेफिनेशन बनाना सीख जाओगे ना, समझो आप उसी दिन इकोनॉमिस्ट बनने की सीढ़ी पर चढ़ चुके हो। तो मेरी बात को सुनो, कैसे हम लिखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? तो देखा, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ध्यान से सुना, मुझे आपको इकोनॉमिस्ट बनाना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। किस चीज का रिकॉर्ड? ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। किस चीज का रिकॉर्ड? ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। ये सारी की सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को क्या करता है? रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन, बिटवीन किसके बीच में? बिटवीन अ कंट्री, वो कंट्री कोई भी हो सकती है, जैसे हमारे एग्जांपल में हमारा भारत देश था, तो बिटवीन अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ROW नहीं लिखेंगे, फुल फॉर्म यूज करेंगे, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि एक कंट्री और जो बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज है उनके बीच में तालमेल बनाना, यानी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करना, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना, इज कॉल्ड बी अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। और क्या लिखेंगे? इन एन अकाउंटिंग ईयर, इन एन अकाउंटिंग ईयर। ये सारी की सारी चीजें कहां पर होती है? आपकी अकाउंटिंग ईयर के दौरान की जाती है, और इसी को हम अपने पास बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बोलो क्लियर हुआ? तो क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जिसमें हम सारे के सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जो एक देश और बाकी देश के बीच में होती है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बोलो क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? चलिए ठीक है, बिल्कुल। अब बात को सुनो मेरी। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं, मैं बात कर रहा हूं इसके फीचर्स की। तो मैं लिख देता हूं फीचर्स ऑफ BOP अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं? सबसे पहला फीचर ये होता है कि इट इज बेस्ड ऑन कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। अब आप कहोगे सर ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच क्या होती है, जरा बताओगे? यस सर, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच क्या होती है। वैसे कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है जिसमें सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव का नाम देते हैं। तो याद रखना है, BOP के अंदर हम गुड्स को भी इंक्लूड करते हैं और सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं। क्या क्या होता है? गुड्स को भी इंक्लूड करते हैं और सर्विसेज को भी इसमें क्या करते हैं? शामिल करते हैं, ठीक है। नंबर 2, इसमें दूसरी चीज क्या होती है? ये बेस्ड होता है डबल एंट्री सिस्टम पर। पहले मैं लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं। बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होता है। सर डबल एंट्री का मतलब क्या होता है? देखो, अगर मैं कोई माल एक्सपोर्ट करूंगा, ठीक है, अगर मैं कोई माल एक्सपोर्ट करूंगा तो वो मेरे लिए क्या है? दोस्तों एक मिनट रुकना बस। ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो ये क्या होती है? ये आपकी डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होती है। डबल एंट्री का मतलब होता है, जैसे मान लो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया ने कोई माल चाइना को भेजा, तो इंडिया के पास पैसा आएगा, इंडिया के पास पैसा आएगा और चाइना के पास से पैसा जाएगा। तो एक के लिए पैसा आना और एक के लिए पैसा जाना, यानी एक के लिए क्रेडिट है और एक के लिए क्या है? डेबिट है। और ये जो क्रेडिट और डेबिट की कहानी होती है, इसी को हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंट्स वाले छात्र बिल्कुल समझ चुके होंगे डबल एंट्री सिस्टम क्या है, बट जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के उनको भी मैं बता देता हूँ। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक जगह से पैसा आ रहा है और दूसरी जगह से पैसा जा रहा है, इसको बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट, और इसी को हम नाम दे देते हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है। नंबर 3, यहां पर क्या होता है? रिकॉर्ड की जाती है, यहां पर रिकॉर्ड की जाती है, रिकॉर्ड
ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, रिकॉर्ड क्या की जाती है, ऑल टाइप की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। अच्छा, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या होती है, वो ट्रांजेक्शन जो पैसों के अंदर यहाँ पर की जाती है, उनको यहाँ पर क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। और यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पर क्या होता है, ये ईयरली बेस पर बनाया जाता है। ईयरली बेस का मतलब होता है साल में एक बार बनाता है, ऐसा नहीं कि ये हर महीने या क्वार्टरली या हाफ ईयरली बेस पर बनता है, नहीं, ये आपका पूरे साल में एक बार बनाया जाता है। लेकिन रिकॉर्डिंग तो बार बार होती रहती है, लेकिन ये सालाना पेश किया जाता है, एक बार में पेश नहीं किया जाता। बोलो क्लियर हुआ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, यहां तो कोई दिक्कत। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं एक सिंपल वर्ड में आपसे पूछूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, सर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट साल भर में रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, और उस रिकॉर्ड के अंदर हम ये देखते हैं कि इंडिया ने बाहर की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कितना एक्सपोर्ट किया है और कितना इंपोर्ट किया है, वो भी किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, और उस कंसेप्ट को हम नाम देते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अरे वाह, तुम तो इकोनॉमिस्ट बन गए, तुम्हें तो सारी चीजें आ गई हैं, बिल्कुल सही कहा। तो आपको बीओपी की डेफिनेशन तो बिल्कुल क्लियर हो गई हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब हम बात करेंगे बीओपी में और बीओटी में क्या फर्क होता है। देखो दो टर्म यहाँ पर आती है हमारे पास, एक तो आती है बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये दो टर्म आते हैं, आपको इन दोनों टर्म में डिफरेंस पता होना चाहिए। वैसे मैं बता दूं, दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बीओपी और बीओटी में मेजर जो डिफरेंस आता है कि बीओपी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स का भी लेता है और अपनी सर्विसेज का भी लेता है, लेकिन जब हम बीओटी की बात करते हैं तो बीओटी में ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करता है, सर्विसेज इसमें इंक्लूड नहीं होती है। तो क्या मैं बोल सकता हूं जो बीओटी है ये हमारा एक नैरो कॉन्सेप्ट है, नैरो मतलब एक छोटा कॉन्सेप्ट है, जबकि बीओपी दोनों आइटम को कवर करता है, तो ये हमारा एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। क्या है, ये हमारा एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ये सब बिल्कुल बोल सकते हो। आप कह सकते हो कि ये हमारा क्या है, बीओपी है, और ये हमारा सॉरी ये बीओटी है, और ये पूरा बड़ा सा क्या है, बीओपी है। ये बीओटी है अंदर और ये बीओपी है, ये सब बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे बीओटी और बीओपी में क्या डिफरेंस है, तो क्या आंसर दोगे, सर बीओटी में गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंक्लूड किया जाता है, और बीओपी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को इंक्लूड किया जाता है। क्लियर हुआ, ये सर बिल्कुल क्लियर हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं बीओपी में खाते बनाए कैसे जाते हैं, वो कौन कौन से खाते होते हैं जो उसमें प्रिपेयर किए जाते हैं। दोस्तों ध्यान से समझना, अगर आपने समझ लिया फिर तो भाई साहब ये चैप्टर हलवा है, हलवा। वैसे मैंने इस चैप्टर को बेस बनाने के लिए ऑलरेडी 10-15 क्लासेस लिए, अगर आपको पता हो तो, आपके हलवा बनाने के लिए, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ध्यान देना, बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, तो रिकॉर्ड करने के लिए हमने दो खाते सेपरेट बना रखे हैं, ठीक है। और वो दो खाते कौन कौन से, एक आपका है करेंट अकाउंट और एक आपका होता है कैपिटल अकाउंट। क्या क्या होता है, एक आपका होता है करेंट अकाउंट और एक आपका होता है कैपिटल अकाउंट। दोनों में बहुत फर्क है, हम एक एक करके सारी चीजों को पढ़ेंगे। देखो करंट अकाउंट ये बोलता है कि मेरे खाते में, ध्यान देना, करंट अकाउंट बोलता है कि मेरे खाते में कुछ चुनिंदा चीजें ही आएंगी, और वो चुनिंदा चीजें कौन सी आएंगी, वो कह रहे हैं मेरे पास जो चीजें हैं वो क्या आएगा, एक्सपोर्ट आएगा और इंपोर्ट आएगा। आपको इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हमको भी पता थी, लेकिन इसने साफ साफ मेंशन किया है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस चीज का, सबसे पहली चीज गुड्स का, गुड्स मतलब विजिबल आइटम का, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसका, सर्विसेज का, मतलब इनविजिबल आइटम का। अच्छा, इसका मतलब सर अगर हम गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो उसको हम बीओपी के करंट अकाउंट में चढ़ाते हैं। अरे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही समझे आप लोगों ने, बिल्कुल सही पकड़े लड्डू भैया, ठीक है। तो यानी बीओपी अकाउंट के करंट अकाउंट में क्या होता है, आपके गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रिकॉर्ड किया जाता है। ये था आपका सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा इसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर ये बिल्कुल आपके प्यार की तरह होता है। सर प्यार की तरह होता है मतलब एक तरफा प्यार की तरह होता है कि आप तो उसे दिल से, शिद्दत से, मोहब्बत से चाहते थे, लेकिन सामने वाला आपको गंदी निगाहों से देखता था कि शायद ये मेरा भाई बन जाए, उसकी निगाहों से देखता था। मतलब ये एक तरफा प्यार की तरह था कि सिर्फ वन साइडेड लव था, लेकिन दूसरी साइड से कोई लव नहीं था। सर थोड़ा सा टॉपिक वाला समझाओ ना। अरे वही समझा रहा हूं भाई। यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब होता है जैसे आपके गिफ्ट होते हैं, गिफ्ट हो गया, आपके ग्रांट्स हो गए, ये सब इसमें आता है। ये एक तरफा होता है, मतलब एक बंदा देता है लेकिन दूसरे बंदे से कुछ बदले में मिलता नहीं है। बात बताओ कि याद है लड़कियों, तुम सुना ध्यान से, तुम याद है बचपन में कंचक खाने जाती थी, बहुत चढ़ाती थी हम लड़कों को ये बोलते हुए कि देखो हमारी इतनी कमाई हुई, इतनी कमाई हुई, और जो तुम कंचक से कमा के लेकर आती थी, क्या दोबारा वो व्यक्ति तुमसे पैसा मांगता था? नहीं। तो उसने जो आपको गिफ्ट दिया वो एक तरफा प्यार की तरह, मतलब एक साइड से हुआ, लेकिन आपकी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं हुआ। उसने तो दिया बट आपने कुछ बदले में दिया नहीं दिया, उल्टा खा के हो रहा है, ऊपर से प्लेट और लेकर आओ, ऊपर से पैसे केले और सब कुछ लेकर आए हो। तो ये बिल्कुल उस तरीके से होता है। तो क्या होता है, वन कंट्री टू अनदर कंट्री कई टाइप के
गिफ्ट्स मिलते हैं, कई टाइप की ग्रांट्स मिलती हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे साउथ अफ्रीका के कई ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब है, तो इंडिया उनको दान दे देती है, कभी कभी कपड़े दे देती है, कभी पैसों से दे देती है, कभी फ्री में पानी दे देती है। तो ये क्या होता है, ये एक तरफा ट्रांजेक्शन की तरह होती है, इनमें बदले में कुछ मिलता नहीं है, बट हम इनको रिकॉर्ड करते हैं एज अ एक्सपोर्ट की तरीके से, और ये हमारी किस में आती है, करंट अकाउंट के अंदर आती है। इसका मतलब सर बीओपी के अंदर हम दो टाइप के खाते बनाते हैं। यस, बिल्कुल सही कहा, एक करंट अकाउंट बनाते हैं और एक क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में दो चीजें रिकॉर्ड की जाती है, पहला एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और दूसरा यूनिलेटरल ट्रांसफर। ठीक है, बोलो बात आई समझ। सर एक बात बताओ, ये करंट अकाउंट कैसे बनता होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बताऊंगा, आप जान मांगो यार, आप क्या मांग रहे हो यार, जान मांगा करो, ये चीजें मत मांगा करो। सुनो, हम बात करें करंट अकाउंट की कि करंट अकाउंट कैसे बनता है, तो देखना बहुत ईजी है, और अगर तुमने सीख लिया ना तो विश्वास मानो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें इकोनॉमिक्स में तो नहीं हरा सकती, और अगर हराने की कोशिश करेगी तो मैं आपके साथ हूं। ठीक है, ध्यान दो कैसे बनता है। ये टी शेप में बनता है, कोई भी खाते होते हैं ना हमेशा टी शेप के अंदर बनाए जाते हैं, देखो इसे बोलते हैं टी शेप। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से पापा बनाया जाता है। सर पापा बनाए जाते हैं, ये क्या आपने बोला, पापा मतलब पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे ऐसे लिखते हैं पर्टिकुलर, ये होता है आपका अमाउंट का कॉलम, फिर ये होता है आपका पर्टिकुलर का कॉलम, और इसके बाद आता है आपका अमाउंट का कॉलम। तो मैं से ना पापा बोलता हूँ, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पापा। ठीक है, अब क्या होता है इसके अंदर, याद रखना क्रेडिट साइड हमेशा इनफ्लो को दिखाया जाता है। मैं ऐसे फिंगर करके दिखाता हूँ, क्रेडिट साइड बताओ क्या होती है, हमेशा इनफ्लो आती है। अगर पैसा आ रहा है तो वो कहाँ रिकॉर्ड किया रहेगा, आपका क्रेडिट साइड में, और अगर पैसा जा रहा है यानी आउटफ्लो हो रहा है करेंसी का, तो वो कहाँ दिखाया जाएगा, आपका डेबिट साइड में। तो आप ये समझो कि डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। ये सर हम बिल्कुल समझ गए कि डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। अगर कोई भी आउटफ्लो होगा तो वो आपका डेबिट साइड में आएगा, और अगर कोई भी इनफ्लो यानी करेंसी बाहर से आ रही होगी तो वो आपकी क्रेडिट साइड में आएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं, ध्यान से सुना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे पैसा आता है या जाता है। सर गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो गुड्स जाता है, लेकिन बदले में पैसा आता है। सर पैसा आता है, तो पैसा आता है यानी इनफ्लो कहां रिकॉर्ड करूं, क्रेडिट साइड में, और यहां पर क्या लिखूंगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या लिखूंगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, और जितने भी डॉलर, यूरो, पाउंड, जापानीज येन और चाइनीज युआन जो भी कुछ मिल रहा है वो सब मैं यहां पर रिकॉर्ड कर दूं, जिस जिस करेंसी में मिल रहा है सारी करेंसी में। ठीक है, इसके बाद जैसे हमने एक्सपोर्ट किया है गुड्स का, वैसे ही क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी होगा। क्या होगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा, हम सर्विसेज को भी यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेंगे। मेरी बात को समझ रहे हो, बिल्कुल सर समझ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा होता ही नहीं होता है कि हम कहीं पर कोई सर्विसेज दे देते हैं, सामने वाला हमसे खुश हो जाता है, जबकि हमने इस इंटेंशन से नहीं लिया था कि सामने वाला हमें पैसा देगा, लेकिन फिर भी जाते जाते वो हमें पैसा दे देता है। और ऐसी टाइप की सर्विसेज या ऐसे टाइप की गुड्स जब हम देते हैं उनको, तो उससे जो पैसा मिलता है उसको भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं पेमेंट रिसीव्ड। क्या नाम देते हैं, पेमेंट रिसीव्ड ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज, पेमेंट रिसीव ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज। अच्छा मैं आपको ना इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूँ तो आपको ना ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, कभी कभी आपने किसी दोस्त की ऐसे हेल्प की होगी कि उसका पर्स गिर गया होगा, और आपने अपने दोस्त को बोला होगा यार ये तेरा पर्स गिर गया था, मुझे मिला और मुझे पता था कि तेरा ही है, और इसको आज तू ले ले, ये ले पैसे। तो वो पर्स में देखता है सारे के सारे पैसे होते हैं, तो वो इतना खुश हो जाता है कि आपने जब इस काम को किया तो इस इंटेंशन से नहीं किया था कि वो आपको पैसा देगा, लेकिन उसने खुशी के मारे को उसमें से एक 2000 का नोट निकाल के आपको दे दिया और कहा यार दोस्त तूने आज दिखा दिया कि तेरी दोस्ती और मेरी दोस्ती कितनी ज्यादा पक्की है, तू चाहता तो ये 10,000 रुपए रखे थे, तू अपना रख सकता था, ये सोचकर ये तो तुझे पड़ा मिला, लेकिन फिर भी तूने मुझे दिया, तो इस बात से मैं खुश होकर तो ये 2000 रुपए देता हूँ। तो ऐसी चीज जो आपने इस इंटेंशन से नहीं की थी कि वो आपको पैसा दिलाएगी, बट आपको पैसा मिल गया, तो ऐसी कोई पेमेंट रिसीव जो नॉन फैक्टर सर्विस से मिली वो भी आपको इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अल्टीमेटली पैसा आ रहा है तो येस वो क्रेडिट साइड में जाएगा, और फिर हम इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इसके बाद क्या होता है, ये होता है क्रेडिट साइड। अब हम डेबिट साइड क्या चीजें रिकॉर्ड करते हैं, हम डेबिट साइड क्या करते हैं, पैसों का जाना, आउटफ्लो। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं चाइना से कोई माल खरीदता हूँ, चाहे डॉल खरीदूं, चाहे मैं लड़ियां खरीदूं, चाहे बम बारूद, चाहे होली की पिचकारियां खरीदूं, तो इनसे माल तो आएगा, लेकिन बदले में करेंसी हमारी जाएगी या फॉरेक्स हमारा जाएगा। तो क्योंकि फॉरेक्स जाए तो आउटफ्लो कहां दिखाते हैं, डेबिट साइड में। तो जब हम माल मंगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। तो जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, तो इससे हमारी जो करेंसी है वो जाएगी, आउटफ्लो होगी, तो हमारी कहां रिकॉर्ड हो जाएगी, डेबिट साइड में। अच्छा इसी तरह से सर्विसेज भी तो ले सकते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये सर बिल्कुल इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी इसमें ले सकते हैं, तो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी यहाँ पर आ जाएगा, ये लो। इसके बाद और क्या आ सकता है, जैसे यहाँ पर फैक्टर रिसीव हुई है, हो सकता है कि हमने खुशी के मारे किसी को पैसा दे दिया हो, जैसे चाइना ने हमारी बहुत हेल्प की, लेकिन हमें लगता है कि वो हेल्प इसलिए थोड़ी की कि हम उसे पैसा देंगे, लेकिन फिर भी हम खुशी के मारे उसे पैसा देना चाहते हैं। जैसे यहाँ पैसा हमें मिला था वैसे हम खुशी के मारे देना चाहते हैं, तो वो कहाँ जाएगा, आपका डेबिट साइड में, टू पेमेंट। अच्छा यहाँ टू लिखते हैं और यहाँ ना बाय करके लिख देते हैं, ये थोड़ा अकाउंट्स का रूल होता है, ज्यादा इसका कोई लॉजिक वगैरह नहीं, ठीक है। टू पेमेंट मेड ऑन
नॉन फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो नॉन फैक्टर सर्विसेज में जो पेमेंट किए वो आपके यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद हम दोनों साइड का क्या लगा देंगे, टोटल लगा देंगे, ठीक है। और ये जो हमने खाता बनाया दैट इज कॉल्ड बी आर करंट अकाउंट। ये कौन सा खाता बनाया हमने, करंट अकाउंट बनाया। तो ये बताओ आपको करंट अकाउंट समझ आया क्या होता है, आपको ये समझना है करंट अकाउंट के अंदर क्या आता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, किसका आता है, गुड्स एंड सर्विसेज का आता है, और आपके यूनिलेटरल ट्रांसफर कोई गिफ्ट्स वगैरह। अच्छा ये जो मैंने दोनों चीजें लिखी हैं, ये गिफ्ट हमें मिला है और ये गिफ्ट हमने दिया है, आप ऐसे समझो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो करंट अकाउंट बनाना आ गया, ये सर बिल्कुल आ गया। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने पास कैपिटल अकाउंट की ओर, कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है। ध्यान देना कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर याद रखना, अगर मान लो किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री से कोई लोन लिया है या उससे लोन दिया, तो इस टाइप की ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। याद रखना कैपिटल अकाउंट के अंदर आपकी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं जो कि आपके एसेट्स और लायबिलिटी को अफेक्ट करती हो। एक कंट्री के एसेट्स और उसकी लायबिलिटी को क्या करती हो, अफेक्ट करती हो। उस खाते में जो चीजें रिकॉर्ड की जाती है उस खाते का नाम है कैपिटल अकाउंट। सर हमें मतलब नहीं समझ आया, पहले आप एसेट्स और लायबिलिटी का मतलब बता दोगे। अरे बिल्कुल बता दूं, आपका हुक्म सर आंखों पर। एसेट्स का मतलब होता है, लेट सपोज कि ये मैंने पेन खरीदा, ये पायलट का V7 पेन है, मुझे बहुत पसंद है, मैं पिछले काफी सालों से इसको यूज कर रहा हूँ और यही पेन यूज करता हूँ। खास बात क्या है कि मैं इसमें पीछे जो इंक होती है ना, इसको खरीद लेता हूँ, ये आती है अलग से लगा दो, और बाकी ये पेन लोगे तो 60 रुपए का आएगा। एक बार 60 रुपए पेन लो, बाकी इंक 12-12 रुपए की आती है, लगाते हुए बहुत अच्छी राइटिंग आती है, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है, मैं भाई कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा, किसी ने एक ढेला पैसा नहीं है मुझे इस चीज का। तो अगर मैंने इस पेन को 60 रुपए में खरीदा, तो ये पेन को अब मैं तोड़ू मोड़ू या कुछ भी करूँ, मैं कच्चा चबा जाऊँ रोटी के, तो ये मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। यानी इस पर एक्सक्लूसिव राइट मेरे आगे। तो जिस चीज पर आपके एक्सक्लूसिव राइट आ जाते हैं दैट्स कॉल्ड योर एसेट्स। लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी का मतलब एक ऐसी पेमेंट होती है जो फ्यूचर में आपके लिए एक ऑब्लिगेशन पे कर देती है। लेट सपोज कि जैसे आप जानते हो हम अपनी क्लासेस के अंदर, जैसे हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, उसमें हमने कई सारे कोर्सेज बनाए जिसके हम पेमेंट लेते हैं। तो जब हम उनसे पेमेंट लेते हैं तो बदले में उनको सर्विस देते हैं 1 साल तक। तो 1 साल तक अभी हमें उन्हें सर्विस देनी, तो हमारी लायबिलिटी है, हमारे ऊपर एक बर्डन है कि हमें उन्हें 1 साल तक सर्विसेज देनी पड़ेंगी। तो लायबिलिटी जस्ट लाइक अ ऑब्लिगेशन जो फ्यूचर में आपको पे करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड योर लायबिलिटी। तो कोई भी ऐसा माल जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, जिससे आपकी एसेट्स या लायबिलिटी में चेंज आ रहा है, इट मे बी इंक्रीज और इट मे बी डिक्रीज, कहां पर रिकॉर्ड करोगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे। अच्छा कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज आती है मैं आपको बता दूं। इसके अंदर आपका आता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर दोस्तों आपने मुझसे पूछा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो कसम खुदा कि अभी के अभी मैं वीडियो स्टॉप कर दूंगा, क्योंकि FDI को लेकर इतनी सारी मैंने वीडियोस बनाई है और एक एक वीडियो को आधे घंटे तक समझाया कि FDI का मतलब क्या होता है। सिंपल भाषा में बताऊं, जो हो सकता है कुछ लोग नए हो तो प्लीज आप पीछे की वीडियो जरूर देखना, बट मैं फिर भी बताता हूँ FDI का मतलब होता है जब कोई दूसरे देश में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो पैसा इन्वेस्ट किसी कंपनी में करते हैं और वो कंपनी की कैपिटल में 10% से ज्यादा अगर हम कंट्रीब्यूशन ले लें तो वो हमारी FDI कहलाती है। और अगर हम 10% से कम पैसा लगाते हैं तो वो हमारी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको शॉर्ट में FPI बोलते हैं। अब कोई बाहर की कंट्री का जब पैसा इंडिया में लगाना चाहता है तो वो नहीं लगा सकता, उससे बीच में बिचौलिए चाहिए होते हैं जिनको बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्या बोलते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बोलते हैं, इनके बिहाफ पे वो पैसा लगाता है। इसी तरह से एक और होता है क्वालिफाइंग फॉरेन इन्वेस्टर, क्वालिफाइंग, ये थोड़ा सा इनका लेवल बढ़ जाता है, क्वालिफाइंग फॉरेन इन्वेस्टर, QFI बोलते हैं इसको। तो इन सभी के द्वारा जो ट्रांजैक्शन की जाती है इससे एसेट्स और लायबिलिटी अफेक्ट होती है। ऐसा जरूरी दोनों कोई एक भी अफेक्ट होगी तो भी वो किस में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से मान लो हमने किसी कंट्री से पैसा उधार लिया तो हम लिखेंगे बोरोइंग ऑफ फंड्स। अगर मान लो अगर हमें बुलेट ट्रेन चलाने के लिए हमने जापान से पैसा और उसकी टेक्नोलॉजी उधार ली, तो बोरोइंग ऑफ मनी, तो वो किस में आ जाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट में नहीं आएगा, याद रखना। अगर मान लो जैसे आप जानते हो कि अहमदाबाद से लेकर आपके मुंबई तक एक मेट्रो ट्रेन ट्रैक बिछाया है, 582 किलोमीटर का वो ट्रैक है। उस ट्रैक में हमारी टेक्नोलॉजी ने जापान की है, तो एक तरह से जापान ने हमें कुछ टाइम के लिए वो टेक्नोलॉजी उधार दी है ना, तो जो वो उधारी है उससे मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, ये सब बढ़ेगी, तो वो कौन से खाते में आएगी, कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगी। इसी तरह से हो सकता है कि हमने नेपाल को हेल्प की हो टेक्नोलॉजी में या पैसों में, तो इसे बोलते हैं लैंडिंग। हो सकता है मैंने किसी कंट्री को पैसा दिया हो, लैंडिंग ऑफ फंड्स। तो जब मैं किसी को पैसा दूंगा तो वो मेरी एसेट्स को अफेक्ट करेगा, तो वो किस में आ जाएगा, आपका कैपिटल अकाउंट में रहेगा। यानी कुल मिला के आप ऐसे समझो, जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वो करंट अकाउंट में आता है, लेकिन उसके अलावा कुछ करते हो जो एसेट्स और लायबिलिटी पर इंपैक्ट डालता है, वो आपका किस में आता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर आता है। इसी तरह से NRI के डिपॉजिट्स होते हैं इंडिया के अंदर। मैंने आपको NRI डिपॉजिट्स के 3 टाइप पढ़ाए थे, याद करो
कितने टाइप का एनआरआई जो डिपॉजिट इंडिया में कर सकता है, नाम लिखकर बताओ कमेंट सेक्शन में, एनआरआई कितने टाइप के डिपॉजिट कर सकता है। तो इसमें एनआरआई के आपके क्या देंगे, डिपॉजिट्स आ रहेंगे। अल्टीमेटली वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ी है, वो हमारे एसेट्स और लायबिलिटी को क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। ये सर बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। अब बताओ ये सब समझ आए। अच्छा एक और चीज होती है, दैट इज बैंकिंग कैपिटल, दैट इज बैंकिंग कैपिटल। तो बैंकिंग कैपिटल भी यहाँ पर है, जैसे मॉर्गन स्टैनली हो गया, इंडिया में स्टैंडर्ड चार्टर है, ये क्या करे, इंडिया में आके उसने बैंक खोली, तो वो बाहर से पैसा आया, यानी उसने हमारे यहाँ पर एसेट्स क्रिएट किए। कौन से खाते में रिकॉर्ड करूँ, कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करूँ। है दोनों बीओपी के पार्ट, लेकिन किस में जाएगा, कैपिटल के अंदर जाएगा। सर क्या आप हमें कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाओगे, अरे दोस्तों जान मांगो जान, आओ इधर कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाता हूं तुम लोगों को, ठीक है। चीजों को ऐसे पढ़ो कि जिंदगी में भूल ना पाओ, ठीक है। और अगर कोई कोशिश करे भुला देने की तो उसको भुला दो, लेकिन उस चीज को मत भुलाओ। आओ बता दो, कैपिटल अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट होती है, ये भी टी शेप में ही बनता है। किस में बनता है आपका, टी शेप में बनता है। ये देखो मैंने ये यहाँ पर क्या किया है, टी शेप यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। वही पापा वाला फॉर्मेट होता है, यहाँ भी आपका पर्टिकुलर आता है, और ये आपका अमाउंट आ गया, यहाँ भी आपका पर्टिकुलर आ गया, और ये आपका अमाउंट आ गया। इसमें क्या होता है कि जैसे आप मेरी बात को सुनो, अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं तो अल्टीमेटली उससे हमारे एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं ना, तो एसेट्स क्रिएट होंगे तो क्रेडिट साइड में। जैसे हमने किसी को एक्सटर्नल असिस्टेंट दिया, मतलब कुछ पैसा उधार दिया, एक्सटर्नल असिस्टेंस, ठीक है। तो इससे बदले में हमें ब्याज वगैरह मिलेगा, तो हमारे लिए इनकम का सोर्स है, तो ये कहाँ रहेगा, अपना क्रेडिट साइड में रहेगा। एनआरआई की डिपॉजिट है, अच्छा एनआरआई की डिपॉजिट हमारे लिए लायबिलिटी है, कल को फ्यूचर पैसा दें। आप ऐसा समझो कि क्रेडिट साइड हम क्या कर रहे हैं, हम वो चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं जिनसे हमें पैसा हो सकता है। एनआरआई डिपॉजिट से भाई साहब हम उस पैसों को इन्वेस्ट करके पैसों से पैसा बना सकते हैं। इसी तरह से एफडीआई हो रहा है, इसी तरह से आपका एफपीआई हो रहा है, जो कि किसके थ्रू लगाया जा रहा है, क्वालिफाइंग फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा लगाया। ये सारा का सारा पैसा हमारे पास इनफ्लो के रूप में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा डेबिट साइड में क्या होगा, बोरिंग्स, जैसे मान लो किसी से पैसा उधार लिया, तो भाई पैसा उधार लेने से मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी, तो इसका मतलब फ्यूचर में कभी तो पे करना पड़ेगा ना, तो फ्यूचर पेमेंट के लिए वो डेबिट साइड में आ जाएगा। इसी तरह से हो सकता है मैंने शॉर्ट टर्म डेब्ट्स ले रखे हो, डेट्स का मतलब होता है कि उधारी कुछ समय के लिए, बोरिंग लॉन्ग टर्म के लिए होती है, और शॉर्ट टर्म के लिए क्या यूज करते हैं, डेट वर्ड का यूज करते हैं। तो ये हो गया। तो इस तरीके से यहाँ भी टोटल लगाया जाता है, और ये हमारा कौन सा अकाउंट बन जाता है, ये बन जाता है हमारा कैपिटल अकाउंट। ये लो, ये कौन सा अकाउंट बन गया, हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया। बोलो बात आई समझ। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बीओपी क्या होता है, बीओपी के अंदर करंट और कैपिटल अकाउंट क्या क्या चीजें होती है, क्लियर है। अच्छा अब मेरी बातों को और ध्यान से सुनो। अब ये जो दोनों खाते हैं ना, इन दोनों खातों को जब हम जोड़ देते हैं, मर्ज कर देते हैं, तो जानते हो क्या बन जाता है, बीओपी अकाउंट। जब हम इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड बीओपी अकाउंट। क्या बन जाता है, बीओपी अकाउंट बन जाता है। मेरी बात को समझो, जब हम मर्ज करते हैं तो आपके मन में क्वेश्चन है, सर प्रॉफिट लॉस कुछ तो होता होगा ना। हाँ बिल्कुल सही कहा, इसको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट लॉस होता है। भाई देखो एक बात बताओ, ये कैपिटल अकाउंट में हो सकता है पैसे कम आए तो लॉस हो जाए, करंट अकाउंट में भी कम आए तो लॉस हो जाए। तो इसके भी टाइप्स होते हैं, ध्यान देना वो टाइप क्या होते हैं। बीओपी अकाउंट के कुछ टाइप होते हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। बीओपी अकाउंट के अपने पास टाइप्स होते हैं, और कितने टाइप्स होते हैं, ये टोटल 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका सरप्लस बीओपी। सर सरप्लस बीओपी का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है फायदा हो रहा है। फायदे का मतलब ये होता है कि हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से फॉरेन करेंसी आती है, और इंपोर्ट हमने कम किया, तो इसका मतलब हमारे पास नेट अमाउंट आया, ज्यादा आया, दैट्स कॉल्ड सरप्लस बीओपी। एक आपका होता है डेफिसिट बीओपी। क्या होता है आपका, डेफिसिट बीओपी। डेफिसिट बीओपी के अंदर क्या होता है, हम इंपोर्ट ज्यादा कर लेते हैं, इंपोर्ट करने से क्या होता है, हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कम हो जाता है और एक्सपोर्ट कम करते हैं, इसे बोलते हैं डेफिसिट। और एक आपका होता है बैलेंस बीओपी। अच्छा बैलेंस बीओपी का मतलब क्या होता है, जहां पर हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इक्वल करते हैं, जहां पर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों क्या करते हैं, बिल्कुल इक्वल तरीके से करते हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस बीओपी। क्या बोलते हैं, बैलेंस बीओपी। अच्छा ये सरप्लस वाली कंडीशन एक इकोनॉमी के लिए फेवरेबल होती है, क्योंकि जितना ज्यादा हम एक्सपोर्ट करेंगे उतना फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ेगा, तो ये हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन होती है। और ये हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन होती है। डेफिसिट हमारे लिए क्या होती है, फेवरेबल कंडीशन होती है, क्योंकि इससे हमारे फॉरेक्स रिजर्व का रिजर्व कम हो जाता है। और ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, उसको तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं, हमारा इक्विलिब्रियम, नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप का, ठीक है। तो बोलो ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई है। तो आज की क्लास का जो हमारा टारगेट था हमने उसको अचीव कर लिया है। दोस्तों आपको इस चैप्टर को बुक से नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें अच्छे से नहीं दे रखी, इसलिए नोट्स में से पढ़ेंगे हम। बीओपी पढ़ लिया, कैपिटल अकाउंट पढ़ लिया, और करंट अकाउंट पढ़ लिया। आई होप गाइस कि आपको ये चीजें बिल्कुल समझ आए। अब आप बुक से पढ़ोगे प्रॉपर समझ। मैं क्यों नहीं बुक से पढ़ा रहा, क्योंकि बुक में इतना अच्छे से दे ही नहीं रखा। बुक में तो ये चीजें ना 2-2 3-3 लाइन के अंदर निपटा दिया, जबकि हमने इसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। दोस्तों साथ साथ हिंदू न्यूज़पेपर भी देखते रहना इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स वाले चैनल पे, ठीक है। चलिए दोस्तों, सो गाइस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पीस आउट।